जोहार, मैं उमेश कुमार। कहानी उमेश की जुबानी के 10वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आइए 10वें एपिसोड में मैं आप सभी के साथ कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में आप सभी के साथ मैं चर्चा करूंगा, उनकी बातें करूंगा। चलिए उस कानूनी प्रक्रियाओं की जिक्र मैं आप सभी के बीच या आप सभी के साथ शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ अनुच्छेद 22 में यह जिक्र है पुनिटिव डिटेंशन के बारे में और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध में ये प्रक्रिया है कि व्यक्ति को या अपराध के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है या आरोपी अपराध करता है तो उसे वारंट दिया जाता है। वारंट के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही उसे मजिस्ट्रेट तक ले जाया जाना होता है और ये काम पुलिस करती है। ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को व्यक्ति को मजिस्ट्रेट तक ले जाया जाना होता है। हाँ, ये 24 घंटे से ज़्यादा यह अवधि बढ़ सकती है यदि उस दिन के बाद, जिस दिन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अगर किसी छुट्टी का दिन है तो 24 घंटे से अवधि बढ़ सकती है। ये दंडात्मक निरोध के तहत मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति को पहले आरोपित को वारंट जारी किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। 24 घंटे के बाद 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट तक ले जाया जाना होता है। उसके बाद संविधान में यह जिक्र है कि आरोपी या अपराधी को भी सुविधा दी जाती है कि आप अपने पसंद के वकील को आप रख सकते हैं, और अगर आप नहीं रख सकते हैं तो उसे सरकारी वकील दिया जाता है, जो सरकारी वकील उसकी कानूनी लड़ाई को लड़ता है। ये था पुनिटिव डिटेंशन। अब आते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो अनुच्छेद 22 से 4 से 7 तक जिसका जिक्र किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरह से बहुत ही कड़ा कानून है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को अपराध से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब अगर प्रशासन को ये लगे कि व्यक्ति की मौजूदगी से ही या व्यक्ति के प्रभाव से ही किसी क्षेत्र में फिर ये घटना घट सकती है, जैसा कि रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और व्यक्ति को वारंट तक जारी नहीं किया जाता था, और इस आदेश या संदेह पर गिरफ्तार किया जाता था कि यह व्यक्ति संवेदनशील है, इसके प्रभाव से अप्रिय घटना हो सकती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और वही प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी लागू है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में यह है कि देखिए, पुनिटिव डिटेंशन में था कि पुलिस के हिरासत में आरोपी या अपराधी बोले उसको 24 घंटे रखा जाता था, और इसमें क्या है कि व्यक्ति को या आरोपी या अपराधी के उसको 3 महीने तक रखा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। और अगर उस राज्य की एडवाइजरी कमेटी इस बात की अनुशंसा करे कि नहीं, इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि को बढ़ाया जाए तो 1 साल तक पुलिस अपने कस्टडी में रख सकती है। तो पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन को मैं एक बार फिर से उसका समरी बता दूं कि पुनिटिव डिटेंशन में व्यक्ति को अपराध के बाद वारंट जारी किया जाता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिना वारंट के ही जब अगर प्रशासन को लगे कि ये व्यक्ति संवेदनशील है और इसकी मौजूदगी ही आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दे सकती है, तो वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में जब 370 जम्मू कश्मीर से हटा, तब वहां के शीर्ष नेताओं जैसे कि महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला जैसे या फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को उनको बिना सूचना दिए ही, बिना वारंट के ही उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। इसे हाउस अरेस्टिंग कहते हैं। हाउस अरेस्टिंग में होता क्या है कि व्यक्ति को समाज से काट दिया जाता है, उनके घर में समाचार पत्र जाता है, उनके घर के टीवी कनेक्शन काट दिया जाता है, उनका मोबाइल कनेक्शन काट दिया जाता है, यानी कि मतलब नज़रबंद में व्यक्ति को हम कहते हैं नज़रबंद कर देगा। नज़रबंद में जनरली वही होता है कि उसकी सारी सुविधाएं यानी समाज से उसे अलग थलग कर दिया जाता है, और उसकी भी अवधि 3 महीना से 6 महीना तक की होती है, कभी कभी साल भर भी होती है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। अब हम आते हैं कि इनकाउंटर क्या है। हम बहुत सुनते हैं कि इनकाउंटर हो गया, कुछ इनकाउंटर फर्जी भी होते हैं और कुछ तो जो होता है नेचुरली जो प्रावधान या कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। तो इनकाउंटर के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि अगर पुलिस के कस्टडी से कोई आरोपी भागने का प्रयास करता है और पुलिस की बातों को नहीं मानता है वो या उनकी बातों का उल्लंघन करता है, तो पुलिस पहले हवाई फायरिंग करती है। अगर तब भी आरोपी नहीं रुकता है तो ये नियम है कि कमर के नीचे पुलिस वार करती है, और फिर भी अगर व्यक्ति या आरोपी नहीं रुकता है तो उसके बाद पुलिस को यह आज़ादी होती है कि वो शरीर के किसी भी पार्ट में उसे गोली दाग सकती है इनकाउंटर के तहत। अब
हम कहते हैं कि पूछताछ, कि पुलिस पूछताछ कैसे करती है। अगर दो पक्षों में झड़प हुई या नॉर्मली कुछ सामान्य घटना होती है तो पुलिस करती क्या है कि दोनों पक्षों को थाने में बुलाती है, आपसे सुलहनामा कराती है और कंप्रोमाइज़ करा के सुलहनामा के बाद कंप्रोमाइज़ कराती है और इस बात को सुनिश्चित करती है कि नेक्स्ट बार से इस घटना को पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर मामला नॉन कॉग्निजेबल है या संज्ञेय अपराध का होता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करते हैं और उसे फिर तदनुसार उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि कस्टडी क्या है। देखिए, कस्टडी और अरेस्टिंग दो अलग चीज़ है। कस्टडी में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल कोई कार्यक्रम करते हैं, रैली करते हैं, जनसभा करते हैं या कोई विशेष समुदाय या विशेष सामाजिक संगठन किसी बात को लेकर आंदोलन करते हैं, तो पुलिस या प्रशासन को लगता है कि नहीं, इस फलाने व्यक्ति के प्रभाव से आंदोलन बड़ा हो सकता है, उग्र हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो सकता है, तो प्रशासन करती क्या है कि उस आयोजन से पूर्व ही उस व्यक्ति को डिटेन कर लेती है, यानी कि कस्टडी में रख लेती है। कस्टडी में होता है कि उस पर कानूनी धारा उस पर नहीं लादा जाता है, उस पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। हाँ, जब तक उस व्यक्ति का लगता है प्रशासन को इतने घंटे तक इस व्यक्ति को अगर हम कस्टडी में रखें तो आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा और जो उसका असर होगा, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो कायम रहेगा, तब तक पुलिस व्यक्ति को अपने कस्टडी में रखती है। यानी कि होता है कि प्रोटेस्ट से शीर्ष नेता को अलग कर देती है। तो और कस्टडी में कानूनी धारा या मुकदमा दायर नहीं किया जाता है। कस्टडी में जनरली 5 घंटे 7 घंटे या रात भर रखने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ये हो गया कस्टडी। और अरेस्ट होता है, इससे थोड़ा खतरनाक चीज़ है। अरेस्ट करने के बाद व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसे सज़ा होती है। ये अरेस्ट हो गया। अब होता है कि न्यायिक हिरासत क्या है, जिसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, चाहे वो पुनिटिव डिटेंशन के तहत हो या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हो। उसे गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट तक ले जाती है, या अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो तो 3 महीने के अंदर भी उसे मजिस्ट्रेट तक ले जाया जाना होता है। उसके बाद वो जज के पास जाने के बाद जज करते क्या है कि वो पुलिस से लेके उसे जेल में उसे भेज देते हैं और उसे सज़ा याफ्ता घोषित कर देते हैं। देखिए, सज़ा अभी तय नहीं हुआ है, वो सज़ा याफ्ता होता है, उस पर आरोप लगे होते हैं। लेकिन और जब पुलिस को लग रहा होता है, जब मामले का उद्भेदन करना होता है, तो पुलिस फिर से जज के पास आती है और उसके फिर रिमांड जिसे हम रिमांड कहते हैं, तो रिमांड वर्ड को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस रिमांड पर लेती है, जज से आग्रह करती है कि जो अपराधी या आरोपी को हम लोगों ने आपको सौंपा, हम लोग आपसे आग्रह करते हैं कि उन्हें आप पुनः हमें दीजिए। हम उसे रिमांड पे लेके उसे तथ्यों की फिर से जांच करेंगे, सीन को रिक्रिएट करेंगे कि मान लीजिए कहीं उस घटना से जुड़े साक्ष्य मिले, औजार मिले, अब कपड़ा मिले, हथियार मिला या कुछ गवाह मिले, तो वैसे जगह उस व्यक्ति को या घटनास्थल पर फिर से ले जाया जाता है, सीन को रिक्रिएट किया जाता है और मामले का उद्भेदन किया जाता है। और ये पुलिस रिमांड के तहत जो, यानी कि जज अगर पुलिस को फिर वापस करती है, देखिए तो इसको समझिए प्रक्रिया को। अगर पुलिस जज को देती है और जज उसे जेल में भेज देते हैं और पुलिस फिर से उसे वापस मांगती है, तो उसे रिमांड कहते हैं। क्योंकि पुलिस ही उसे गिरफ्तार करती है और फिर उसे सौंपती है और फिर से वापस लेती है, उसे रिमांड कहते हैं। और पुलिस रिमांड की अवधि, जिसे हम न्यायिक हिरासत कहते हैं, जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, उसकी अवधि 15 दिन तक होती है। जज उसे मैक्सिमम 15 दिन का समय देते हैं, बोले 15 दिन के अंदर आप इसे अपने कस्टडी में लीजिए और मामले का उद्भेदन कीजिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि निवारक निरोध क्या है, दंडात्मक निरोध क्या है, कस्टडी क्या है, अरेस्टिंग क्या है, हाउस अरेस्टिंग क्या है और इनकाउंटर क्या है। आप सभी ने वीडियो को सुना और समझा, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जुड़ेंगे नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जोहार, धन्यवाद।